लेकिन एक बार अगर आप इसको समझ गए तो पैसों के बारे में सोचने का आपका नजरिया, आपका तरीका, आपको कोई नई चीज इन्वेंट नहीं करनी। एक नया कस्टमर ढूंढने में जितनी एनर्जी लगती है उससे 5 गुना कम एनर्जी। देखो, पैसा कमाना लक का खेल नहीं है। देखो, एक पावरफुल बिजनेस लेसन है ये, जो पर्सनली मैंने सुना भी है, देखा भी है। ज्यादातर लोग और बिजनेस ओनर जो होते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं और एक प्राइम मेंबर नॉन प्राइम मेंबर से एवरेज 4 गुना ज्यादा स्पेंड करता है, खर्चा करता है। देखो, ये आखिरी टेक्निक है और ये सबसे पावरफुल टेक्निक है अगर इसको ध्यान से समझ गए तो। एक सवाल पूछता हूं आपसे, अगर आज से ठीक 30 दिन में आपको 1 लाख रुपए कमाने हो और वो भी तब जब आपके पास कोई जॉब ना हो, कोई लोन देने वाला ना हो और आपके पास किसी से रकम मांगने का ऑप्शन भी ना हो, बस आप हैं और आपका दिमाग है, तो क्या कहते हो, बना पाओगे? देखो, मुझे पता है ज्यादातर लोग यही कहेंगे, अरे ये पॉसिबल ही नहीं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि एक आदमी ने इसी सवाल का जवाब 1930 में, यानी कि आज से करीब 100 साल पहले इसका जवाब दे दिया था। और पता है, ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन में डूबी हुई थी। वो समय जब दुनिया को भयंकर मंदी ने जकड़ा हुआ था। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, हर जगह लोगों के ये समझो खाने के लाले पड़े हुए थे। नौकरियां खत्म हो रखी थी, हर जगह सिर्फ निराशा थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ट्रेडर्स और पूरे के पूरे देश सबके सब बर्बाद हो रहे थे उस समय पर। उस वक्त एक आदमी होता है FC मिनाकर, उसने किताब लिखी 1000 ways to make $1000 और उस किताब में उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज करीब 100 साल बाद भी उतनी ही सच है। देखो, पैसा कमाना लक का खेल नहीं है, ये एक स्किल है और दुनिया की कोई भी स्किल सीखी जा सकती है, लेकिन उसको सीखने के लिए एक गहरी चाहत होनी चाहिए। और आज के सेशन में आपको उस किताब से मैं 6 सबसे पावरफुल टेक्निक बताने वाला हूं, जिसको अगर आपने सीख लिया तो आप अपने लिए बड़ा पैसा बना पाएंगे भैया। आप समझेंगे कि पैसा कैसे बनता है, आइडिया आता कहां से, शुरुआत कहां से होती है, और सबसे जरूरी बात, इन्हें आप आज से ही यूज कर सकते हो। यानी कि पैसा बनाने की शुरुआत आज से ही होगी, बिना किसी डिले के। तो चलो भैया, टेक्निक समझल जाएगी। तो पहला टेक्निक है, टेक्निक नंबर 1, हर प्रॉब्लम में एक बिजनेस है। क्या मतलब? देखो, सबसे पहली और सबसे फंडामेंटल बात यह है कि दुनिया में कहीं भी प्रॉब्लम, कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम, हर उस जगह जहां प्रॉब्लम है वहां बिजनेस है। जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि आपदा में अवसर ढूंढो, ठीक वैसे ही कुछ। सुनने में बहुत सिंपल सा लगता है कि अरे भैया कहने के लिए ठीक है, लेकिन होता कैसे है ये बताओ जरा। तो समझाता हूं। आप सोच के देखो, जब हम कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो हमारा उसको लेकर के रिस्पॉन्स क्या रहता है? हम में से ज्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं कि यार ये सिस्टम बेकार है, कि ठीक क्यों नहीं होता, कुछ नहीं करता, सरकार कुछ नहीं कर रही है, हमारा देश ऐसा ही है। 50 तरह के कंप्लेन हम करने लग जाते हैं। जरा सी भी समस्या देखी और हम शुरू। लेकिन एक स्मार्ट इंसान क्या करेगा उस वक्त जानते हैं? उसी प्रॉब्लम को देखेगा जो आप देख रहे हो, लेकिन उसका तरीका अलग होगा। वो अपने आप से एक अलग सवाल पूछेगा, क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं दे सकता हूं? तो क्या उसके लिए मुझे कोई पे भी करेगा क्या अगर मैं सॉल्यूशन दे दूं? तो इसको एग्जांपल से समझाता हूं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। आज आपके आसपास में हर घर में बुजुर्ग रहते हैं ना, और बुजुर्गों को स्मार्टफोन यूज करने में दिक्कत आती है ना। लेकिन एक चीज और समझिए, जो बुजुर्ग घर में हैं उनके बच्चे बाहर रहते हैं, दिल्ली में, मुंबई में या विदेश में कहीं रहते हैं। वो अपने माँ बाप से वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं, अपने माँ बाप को UPI से पैसे भेजना चाहते हैं, लेकिन ये हो नहीं पाता क्योंकि दादा दादी की जो जनरेशन है वो स्मार्टफोन से दूर ही रही है, और ऐसे में उनका स्मार्टफोन इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, और ये एक रियल प्रॉब्लम है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? आप हफ्ते में 2 घंटे निकाल करके उनके पास जाओ, उन्हें WhatsApp से वीडियो कॉल करना सिखाओ, UPI सिखाओ, एक कुछ AI के टूल सिखा दो। और क्योंकि आप उनको सिखा रहे हो, उनके बेटे बेटी से आप मंथली 500 रुपए महीना तो ले ही सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली फायदा उनका हो रहा है, उनके मम्मी पापा का हो रहा है, उनके सबको हो रहा है। अब सोचिए, आपने अपने आस पड़ोस में ऐसे ही 10 घर ढूंढ लिए, आपने महीने के 5000 रुपए बनाने शुरू कर दोगे भैया इससे,
और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। कोई पैसा नहीं लग रहा इसमें, कोई भारी भरकम कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है इसमें। और पता है, इस टेक्निक से लोगों ने बड़े बड़े बिजनेस बना दिए हैं। 2005 में दिवाली की छुट्टियों में फनींद्र समा नाम के एक आदमी अपने घर जाना चाहते थे। रियल स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन क्योंकि फेस्टिव सीजन था, उनको बस की टिकट नहीं मिल रही थी। तो पहले तो वो ट्रैवल एजेंट के पास गए, फिर दूसरे एजेंट के पास गए, और घंटों एजेंट के चक्कर लगाने के बाद भी उनको टिकट नहीं मिला। अब सोच के देखो, एक आदमी को घर जाना है, टिकट नहीं मिल रहा। तो उस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने सोचा, क्या हो अगर ये सब कुछ ऑनलाइन होता तो। 2006 में उन्होंने सिर्फ 5 लाख रुपए से रेड बस नाम का ऐप शुरू किया। रेड बस सुना है ना आपने? और वो ऑफलाइन बस बुकिंग सिस्टम को वो ऑनलाइन लेकर के गए, एक शानदार बिजनेस मॉडल बना दिया, और 2013 में उस कंपनी को आईबीबो ग्रुप को 800 करोड़ में बेच भी दिया। अब यहां पे ध्यान से समझिए, उन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं की, उन्होंने बस एक रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, देखा जो समस्या उनको खुद को आ रही थी, और उसे सॉल्व करने की ठान ली। ना कि सरकार हमारी निकम्मी है, ये कुछ नहीं कर रही, हमारे देश में कुछ नहीं, ऐसे कंप्लेन करने में अगर वो आदमी लगता तो रेड बस आपको नहीं मिलता। मतलब वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं धरी रह जाती, सॉल्यूशन मिलता नहीं। मिनाकर, जो कि इस बुक के राइटर हैं, वो कहते हैं आपको कोई नई चीज इन्वेंट नहीं करनी, बस ये देखो कि लोगों को क्या चाहिए और कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और अगर आप दे दो तो आपको क्या मिलेगा, बस इतना देखने का नजर होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व, फिर पैसा ही पैसा होगा भैया बाबू भैया। अब टेक्निक नंबर 2 सुनो। पहले सेल करो, बाद में बनाओ। हैं? सेल करो, बाद में बनाओ। अब ये सुनकर आप बोलोगे कि भैया सागर से लग रहा है कोई मिस्टेक हो गया है, कुछ गड़बड़ बोल रहे हो आप। तो भैया ये वाली बात थोड़ी उल्टी आपको लग सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। कैसे? समझाता हूं। देखो, एक पावरफुल बिजनेस लेसन है ये, जो पर्सनली मैंने सुना भी है, देखा भी है। नॉर्मली ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, समझिएगा। 6 महीने प्रोडक्ट बनाने में लगते हैं। मान लो किसी को कोई प्रोडक्ट बनाना है और उसको 6 महीने लगता है, वो काफी सारा पैसा लगाता है उसमें, खूब सारा मेहनत लगाता है, खूब समय लगाता है, उसको लॉन्च भी कर देता है। और ये सब कुछ करने के बाद पता चलता है आखिर में कि जो हमने इतनी मेहनत करके प्रोडक्ट बनाया है उसको कोई खरीदना ही नहीं चाहता। अच्छा, ऐसे 1-2 एग्जांपल नहीं है, कितने ऐसी कंपनियां हो भैया, लॉन्च होती हैं, प्रोडक्ट बिकता नहीं, कंपनी बंद हो जाती है। ऐसा देखा होगा आपने। तो इस केस में हुआ क्या? टाइम भी गया, पैसा भी गया, एनर्जी भी गई, सब कुछ चला गया। हाथ में आया क्या? सिर्फ दर्द है भैया, सिर्फ पछतावा है। तो ऐसे केस में मिनाकर, जो कि ऑथर हैं, वो कहते हैं कि पहले पूछो दुनिया से, लोगों से, फिर बनाने जाओ। आप कहोगे प्रैक्टिकल नहीं है, तो एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल समझाने के लिए आपको। देखो, इसको आप ऐसे समझो, आपको कुकिंग आती है और आप टिफिन सर्विस शुरू करना चाहते हो, मान लो। तो पहले किचन सेटअप मत करो, सबसे पहले अपने 10 दोस्तों के पास जाओ, अड़ोसियों पड़ोसियों के पास जाओ, उनको मैसेज करो, बात करो, फोन करो, जैसे भी हो, लेकिन उनसे पूछो कि भैया अगर हम अपने यहां पर घर का खाना आप बना करके आपको सिर्फ 100 रुपए में डिलीवर करें तो क्या आप लेना चाहेंगे? अगर 5 लोगों ने भी हां कर दिया ना, तो समझ लीजिए आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा, और हो गया शुरू बिजनेस। अब जब आपको अपने पहले कस्टमर मिल गए तो अब आप अपना किचन रेडी कर सकते हो। और ये सब करने के बाद जब हो जाए, तब इसमें आप पैसा लगाना शुरू करो, क्योंकि आपको प्रूफ मिल चुका है जो आप प्रोडक्ट आप बनाने जा चुके हो उसकी डिमांड है मार्केट में, लोग लेंगे जब आप बनाओगे। अब लगाओ ना पैसा। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं भैया इस चीज का आपको। 2008 में ब्रायन चेस्की और जो गेबिया के पास सैन फ्रांसिस्को में किराया भरने के भी पैसे नहीं थे। रियल इंसिडेंट है, रियल नाम है, ध्यान से समझिएगा। किराया भरने के पैसे नहीं थे। उनके घर में कुछ एयर बेड्स रखे हुए थे। एयर बेड्स ये क्या होता है? एयर बेड्स वो प्लास्टिक के बेड वो नहीं आते जिसमें हवा भरी जाती है, उसी की बात कर रहा हूं। इन दोनों को पता चला कि उनके शहर में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस होने वाला है, और इसके चलते होटल्स फुल हो गए थे, और अभी भी काफी सारे लोग रुकने की जगह ढूंढ रहे हैं होटल्स फुल होने के बाद भी। तो उनको यहां पर एक आइडिया आया। उन्होंने एक सिंपल सा वेब पेज बनाया, मतलब वेबसाइट बनाया, एयरबेड और ब्रेकफास्ट नाम रखा, एयरबेड एंड ब्रेकफास्ट। और 3 गेस्ट को अपने घर पे सुलाया भी उन्होंने।
उन्होंने पहले इस आइडिया को वैलिडेट किया कि क्या लोग होटल को छोड़कर किसी अजनबी के घर में रुकने में कंफर्टेबल होंगे और क्या एक अजनबी को पे भी करेंगे इसके लिए। और जब उनको जवाब मिला कि भैया हाँ, तब उसके बाद आया प्लेटफॉर्म, तब उसके बाद आई फंडिंग और ये बन गया आज का एयरबीएनबी। नाम सुने हो ना, जिसकी वैल्यूएशन आज है $75 बिलियन से भी ज्यादा। तो यहां क्या हुआ, उन्होंने कोई भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करके कोई फ्लैशी सा प्लेटफॉर्म पहले नहीं बनाया। उन्होंने पहले अपना आइडिया सेल किया, बाद में बनाया। और यही लॉजिक पर आज के कई सारे स्टार्टअप बन रहे हैं। और सोचिए, मिनाकर ने ये किताब अपनी 1930 में लिख दी थी और ये सब बातें उस वक्त कर दी थी, लेकिन आज भी ये सब प्रैक्टिकल है। अब टेक्निक नंबर 3 सुनो, एक्सपर्टीज बेचो, टाइम नहीं। क्या मतलब? देखो, ये टेक्निक थोड़ी फिलोसफिकल आपको सुनने में लगेगी, लेकिन है बड़ा प्रैक्टिकल। लेकिन एक बार अगर आप इसको समझ गए तो पैसों के बारे में सोचने का आपका नजरिया, आपका तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। सोचिए, जब आप कोई जॉब करते हो तो आप क्या बेच रहे होते हो? अपना टाइम बेच रहे होते हैं। और टाइम लिमिटेड है, 24 घंटे। मतलब आप अपनी अर्निंग की एक सीलिंग, मतलब टॉप का बैरियर लगा रखा है आपने। आप चाहकर भी उसको क्रॉस नहीं कर सकते। 24 घंटे से ऊपर ज्यादा आप काम नहीं कर सकते मैक्सिमम रोज का। लेकिन जब आप अपनी एक्सपर्टीज बेचते हो, अपनी नॉलेज बेचते हो, अपने स्किल्स बेचते हो, तो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होता, टाइम बाउंडेड नहीं होता। इसको ऐसे समझो, एक सीए है, अगर वो सैलरी पर काम कर रहा होता तो उसको मिलता कितना? 50,000 रुपये महीना। लेकिन अगर वही सीए 5 छोटे छोटे बिजनेसेस को पार्ट टाइम अकाउंटिंग एडवाइस दे दे, कंसल्टिंग दे दे, हर रोज 1 से 2 घंटा वो भी करे, और इस काम के लिए हर बिजनेस से वो 10,000 रुपये ले, तो ऐसे में उसको मिलेंगे 50,000 रुपए बिना किसी फुल टाइम कमिटमेंट के। और उसके पास बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा इसके पास, और बाकी टाइम काम करने के लिए और नए क्लाइंट जोड़ने के लिए उसके पास बच जाएंगे। और इसी स्ट्रेटजी से वो अगर 10 और क्लाइंट जोड़ ले तो बना लेगा 1 लाख रुपए महीना। अब ये मत बोल देना कि भैया मेरी तो कोई एक्सपर्टीज नहीं है, मैं क्या करूं। तो भैया रुका, सुनिए मेरी बात, दिमाग पे जोर डालिए। आपको एक्सेल आता है क्या? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कैनवा आता है, रील्स एडिट कर पाते हो, किसी भी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है, प्रॉम्प्ट्स लिखना आता है, एआई से इमेजेस और वीडियो जनरेट कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो गूगल से ये सारी चीजें सीख पाओगे, या इनमें से कोई भी एक चीज। अगर इनमें से कुछ भी आपको आता है तो समझ लो यही आपकी एक्सपर्टीज है। बहुत लोग जिन्हें वो नहीं आता जो आपको आता है, सर आपको उस चीज के वो पैसे देने को तैयार है। कई बार हम अपनी एक्सपर्टीज को हल्के में ले लेते हैं, कई बार तो हॉबी ही आपकी एक्सपर्टीज बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर खुद की रील शूट करके डालना अगर आपको पसंद है तो भैया ये किसी और के लिए करके पैसा कमा सकते हो आप। ऐसे में ये किताब के ऑथर कहते हैं कि जो आप जानते हो और अगर वो वैल्यूएबल है तो किसी कोई और आदमी आपको उसके लिए पे कर सकता है, अगर उस चीज को आप पैकेज बना करके बेचना सीखो। और पता है, इसी से बिजनेस बनता है। 2009 में कुणाल शाह ने फ्री चार्ज शुरू किया था। वो खुद एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे, कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्हें कंज्यूमर बिहेवियर की गहरी समझ थी। वो समझते थे कंज्यूमर बिहेवियर, इंडियन यूजर डिसीजन कैसे लेते हैं, क्या उनको मोटिवेट करता है, और उनकी यही एक्सपर्टीज भी थी। और उन्होंने वो नॉलेज को पैकेज करके एक प्रोडक्ट बना दिया है। 2015 में स्नैपडील ने फ्री चार्ज को 2800 करोड़ में अक्वायर किया भैया, और उसके बाद उन्होंने वही एक्सपर्टीज क्रेड में लगा दिया, CRED, और बना दी एक और $1 बिलियन कंपनी। उन्होंने अपना टाइम नहीं बेचा, उन्होंने अपना माइंड बेचा, स्किल बेचा, पैसे बन गए। अब टेक्निक नंबर 4 सुनो, रिपीट बिजनेस का जादू। यह टेक्निक सबसे अंडररेटेड है। अंडररेटेड का मतलब इंपॉर्टेंट है लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं करते। ज्यादातर लोग और बिजनेस ओनर जो होते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। इस किताब के ऑथर ये कहते हैं कि एक नया कस्टमर ढूंढने में जितनी एनर्जी लगती है
उससे 5 गुना कम एनर्जी आपको एक पुराने कस्टमर को दोबारा अपना प्रोडक्ट बेचने में लगता है। मतलब जो पहले से आपसे कुछ भी खरीद चुका है वो आपका सबसे आसान अगला कस्टमर है। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो अगर किसी के घर को पेंट करने का काम मिला है, पास्ट में अगर आपने किया होगा, पेंट किया होगा, तब क्या किया था आपने? काम खत्म किया था, पैसे लिए थे और चले गए थे। यह सबसे गलत अप्रोच है। होना क्या चाहिए? स्मार्ट इंसान यहां पर क्या करता है, 6 महीने बाद फिर कॉल लगाता, सर मॉनसून के बाद वॉल्स में कई बार सीलन आ जाती है, एक बार घर आके चेक कर लूं क्या? बस अब जैसे वो घर आएगा कुछ ना कुछ समस्या दिखेगी, काम मिल जाएगा उसको। और ये है रिपीट बिजनेस। अब एक दूसरा एग्जांपल समझाता हूं, एक नाई का। एक नाई जो बाल काटता है उसके पास 50 रेगुलर कस्टमर है जो हर महीने आता है, तो उसको रोज नए नए कस्टमर ढूंढने ही नहीं पड़ते और इसकी वजह से क्या होता है, उसकी इनकम स्टेबल बन जाती है। अब इस टेक्निक को देखो कंपनियां कैसे इस्तेमाल करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां। 2005 में अमेजॉन ने अमेजॉन प्राइम लॉन्च किया था। उस वक्त लोगों को लगा कि यार कौन 79 रुपए महीना, 79 रुपए सालाना देगा फास्ट डिलीवरी के लिए। लेकिन अमेजॉन को पता था कि अगर कोई एक बार प्राइम मेंबर बन गया तो वो बार बार उन्हीं से खरीदने वाला है। नए कस्टमर अक्वायर करने पे दिमाग लगाने के बजाय उन्होंने एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करने पे एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। हुआ क्या? आज प्राइम के ग्लोबली 200 मिलियन से ज्यादा मेंबर हैं और एक प्राइम मेंबर नॉन प्राइम मेंबर से एवरेज 4 गुना ज्यादा स्पेंड करता है, खर्चा करता है। तो ये प्रिंसिपल है भैया, रिटेंशन ओवर एक्विजिशन, और ये आज हर बड़े बिजनेस का बैकबोन है, लेकिन छोटे बिजनेसेस को समझ नहीं पाते। अब टेक्निक नंबर 5 सुनिए। छोटी शुरुआत करो लेकिन बड़ा सोचो। अपनी किताब में मिनाकर ने लोगों को एक प्रॉब्लम को पॉइंट आउट किया है, लोगों की प्रॉब्लम को पॉइंट आउट किया है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब कुछ शुरू करने का सोचते हैं तो या तो बहुत बड़ा सोचेंगे और शुरू ही नहीं करेंगे, या फिर इतना छोटा सोचेंगे कि कभी ग्रो ही नहीं हो पाते। ऑथर कहते हैं कि शुरू छोटे से करो लेकिन प्लान बड़ा करने का रखो। एग्जांपल समझाता हूं। एक लड़की है जिसे बेकिंग आती है, बेकिंग, केक बनाना। उसने शुरू किया घर से अपना काम और शुरू में सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के ऑर्डर्स लिए उसने। फिर उसने इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया और एक छोटी सी बेकरी में पैसा लगाया। इंस्टा से बल्क में ऑर्डर आने लग गए। अब जब इंस्टा से बल्क में ऑर्डर आने लग गए तो उसने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और फिर आज वो 5 लाख रुपए महीना कमाती है। लेकिन शुरुआत कैसी हुई थी इसकी? इसकी शुरुआत हुई थी छोटे से चॉकलेट केक से। अगर वो पहले दिन ही ये सोचती कि भैया सेटअप बनाना है, ऑफिस बनाना है, स्टाफ में इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब सोचने लगती तो शायद आज शुरू भी नहीं कर पाती। तो इसीलिए ऑथर की लाइन बड़ी मुझे अच्छी लगती है कि पहले स्टेप लो, बाकी रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं आपको। 1940 में रिचर्ड और मैरी मैकडोनल्ड ने कैलिफोर्निया में एक छोटा सा रोड साइड का बिजनेस स्टॉल खोला था, बर्गर का। कोई ग्रैंड विजन नहीं था, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं था, बस एक छोटा सा सिंपल सा आइडिया था कि फास्ट फूड मिलना चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए और फूड की क्वालिटी और टेस्ट में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। एक कस्टमर जब दोबारा आए तो उसको सेम टेस्ट हर बार मिलना चाहिए। और उन्होंने धीरे धीरे इस प्रोसेस को परफेक्ट बनाया, धीरे धीरे। फिर एंट्री हुई रिक रॉक की, फ्रेंचाइज मॉडल आया और बाकी इस फ्रेंचाइज मॉडल की ताकत तो आप जानते ही हैं। आज मैकडोनल्ड 100 से ज्यादा देशों में है और यह दुनिया की सबसे वैल्यूएबल रेस्टोरेंट चेन्स में से एक बन चुका है। लेकिन शुरुआत कैसे हुई थी इसकी? एक रोड साइड स्टॉल से, यानी कि बहुत छोटी सी चीज से। तो इसीलिए ऑथर ने ये वाली बात बोली भैया कि शुरुआत छोटे से करो। अब टेक्निक नंबर 6 सुन लो। वैल्यू क्रिएट करो, प्राइस मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये आखिरी टेक्निक है और ये सबसे पावरफुल टेक्निक है अगर इसको ध्यान से समझ गए तो। पैसे के पीछे भागने वाले लोग अक्सर पैसों से दूर रहते हैं और वही लोग वैल्यू क्रिएट करने पर अगर फोकस करते हैं तो पैसा उनके पीछे आना शुरू कर देता है। क्या मतलब? फिलोसॉफिकल लग रहा होगा सुनने में आपको, लेकिन यह बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है। देखो, लोग उसको पैसा देते हैं जो उनकी जिंदगी आसान
बेहतर या ज्यादा कंफर्टेबल बनाता है। मतलब आपका काम यह नहीं है कि लोगों से पैसे कैसे निकालें इसमें दिमाग लगाता रहो, आप दिमाग इसमें लगाओ और आपका असली काम भी यही है कि लोगों की लाइफ में इतनी वैल्यू ऐड करो कि वो खुद आपको पैसा देने के लिए इच्छुक हो जाएं, चाहें। एग्जांपल दूं, समझाता हूं। देखो, क्योंकि मैं एक टीचर कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं पढ़ाने वाला कंटेंट आपको देता हूं, इसलिए इसको मैं एक फ्रीलांसर वीडियो एडिटर के एग्जांपल से समझाता हूं। जब मैंने शुरुआत में कंटेंट बनाना शुरू किया था तो मुझे 2 टाइप के वीडियो एडिटर्स मिले थे। पहला वाला बस वही करता था जो मैं उसको बताता था, इसके बाद वो एडिट कर देता था और डिलीवर कर देता था, काम खत्म। लेकिन एक दूसरा वाला भी मिला जो एडिट तो करता था, लेकिन एडिट करने के साथ साथ मुझे यह भी बताता था कि सर इस वीडियो की थंबनेल ऐसी होनी चाहिए तो ज्यादा अच्छी रीच आएगी, और ये इससे रील भी निकल जाएगा 15 सेकंड का। अच्छा, ये वाली जो आपने बात बोल दी इसको 15 सेकंड नहीं 30 सेकंड में बोलो तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। साथ में इस तरह की बात अगर बोलो तो ये हुक वाला ऐसा काम करेगा। वो मुझे अलग अलग आइडियाज देता था। अब बताओ, रखा उसको वीडियो एडिटर के लिए था, लेकिन वो 50 तरह के आइडिया मुझे देता था। अब आप ही बताओ कि मुझे किस तरह के साथ काम करना चाहिए, किस तरह के बंदे के साथ, दूसरे वाले के साथ ना। क्योंकि वो सिर्फ सर्विस नहीं दे रहा है, वो मुझे वैल्यू भी दे रहा है। और पता है, ये बात सिर्फ बिजनेसेस पर नहीं, जॉब पर भी लागू होती है। जो भी एम्प्लॉय सिर्फ अपना काम करते हैं, जो काम उनको मिला है बस उतना ही करना है, तो वो जिंदगी भर एवरेज रह जाते हैं। लेकिन जो अपने से ज्यादा काम करते हैं, अपने से ज्यादा डिलीवर करते हैं, कई सारे और भी सॉल्यूशंस लाता है, टीम की हेल्प करता है, उनकी ग्रोथ का ग्राफ अलग लेवल पर जाता है। और ये वैल्यू क्रिएशन स्टीव जॉब्स और एप्पल की कोर फिलॉसफी है। समझाता हूं। 2007 में जब स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया ना, तो नोकिया, मोटोरोला और ब्लैकबेरी ये सब फोन्स बेच रहे थे। लेकिन एप्पल ने सिर्फ एक फोन नहीं बेचा, उन्होंने शुरू से ही एक एक्सपीरियंस बेचा। फोन के साथ था उनका iTunes आता था, ऐप स्टोर आता था, iCloud आता था। यानी कि फोन तो आप एप्पल का ले रहे हो, लेकिन उसके साथ पूरा इकोसिस्टम भी आपको मिल रहा है, जो बाकी फोन बनाने वाली कंपनियों के पास था ही नहीं। और यही चीज कस्टमर के लिए एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि जितना कस्टमर उस इकोसिस्टम में जाते थे उतना ही वो वापस एप्पल की तरफ ही घुसता चला जाता था। और इसकी वजह से आज देख लो, आज एप्पल की मार्केट कैप 4 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट भारत की जीडीपी के बराबर। और लोग हर साल देखते ही हो, जब नया आईफोन लॉन्च होता है तो क्या तमाशा होता है, रात रात भर लाइन लगा करके आईफोन खरीदते हैं। और ये लाइन में लगने के लिए एप्पल उनको फोर्स नहीं करता, बल्कि लोग उस वैल्यू के लिए पे करना चाहते हैं, जो वैल्यू उनको एप्पल अपने हाथ में रखने से मिलती है। वो वैल्यू किसी भी तरह की हो, आप समझते हो। तो मोरल क्या है? वैल्यू क्रिएट करो, पैसा ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करते हुए आपके पास आएगा। तो ये थी भैया 6 ऐसी टेक्निक जो अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ ना कुछ बना ही लोगे। सोचिए, मिनाकर ने ये किताब उस वक्त लिखी थी जब दुनिया की इकोनॉमी तबाह थी, लोग कह रहे थे कि कुछ हो ही नहीं सकता अब, लेकिन उन्होंने कहा 1000 तरीके हैं पैसे बनाने के। और आज 90 साल बाद भी पैसे बनाने के वो तरीके आज भी कारगर हैं। चैलेंजेस आपके सामने आएंगे भैया, लेकिन उन चैलेंजेस को ओवर करने पे दिमाग लगाइए तो ओवरकम हो भी जाता है। जॉब नहीं है कोई बात नहीं, इनकम कम है कोई बात नहीं, डायरेक्शन नहीं दिख रहा कोई बात नहीं चाचा, लेकिन आपको याद रखना है कि पैसों की कमी हो सकती है, लेकिन आइडियाज की कमी नहीं है आपके पास। कमी है एक्शंस की। एक्शन लिए तो आइडियाज आते चले जाएंगे, काम नहीं आता काम सीखते चले जाओगे, परफेक्ट नहीं हो काम में, करते रहो परफेक्ट भी बन जाओगे। और लास्ट में एक बात कहूंगा, इस वीडियो के बाद आपके पास 6 आइडियाज हैं आप काम करने के लिए। कोई भी एक चुन लो, किसी पर भी काम शुरू कर दो, लेकिन शुरू आज ही से ही करना। और ये आइडियाज अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाया तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। आप जो लिखते हो कि समझाते बहुत बेहतरीन है सागर सर, आप इतनी आसान भाषा में पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं समझाता। आप लिखते हो, मैं पढ़ता हूं, जवाब भले ही नहीं दे पाता, लेकिन एक एक कमेंट पढ़ता हूं भैया आपके। और इसके साथ ही ये सेशन को आप अपने दोस्त या किसी ऐसे इंसान को भेजना मत भूलिएगा जिसको आपको लगता है कि भैया ये आदमी सक्सेसफुल हो जाए तो अच्छा है, पैसे कमा ले तो अच्छा है। और अगर ये वीडियो आपके साथ किसी ने शेयर कर दिया है तो उसको थैंक यू बोल देना कि भैया इतना अच्छा आइडियाज इस वीडियो में था,
थैंक यू लिख दीजिए, लाइफ में वैल्यू ऐड कर दिया उसने आप।